नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश अभिनव पहल में। मैं हूं प्रीति सिंह। एक छोटी सी पहल समाज में बड़े परिवर्तन का रास्ता तय कर सकती है। खासकर इस तरह के बदलाव और परिवर्तन की दरकार उन इलाकों, उन राज्यों में ज्यादा है जहां लोग मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। 90% ग्रामीण आबादी वाले राज्य बिहार में ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता थी, जरूरत थी, जो गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की मिसाल बने। इसे मूर्त रूप देने के लिए साल 2007 में बिहार सरकार ने एक परियोजना जीविका दीदी की शुरुआत की, जो आज पूरे देश के लिए मिसाल बन चुकी है। जीविका दीदी योजना इस उद्देश्य के साथ लाई गई ताकि इससे ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। जीविका योजना से 1 करोड़ 30 लाख ग्रामीण परिवार जुड़ चुके हैं, जिन्हें करीब 11 लाख समूहों से जोड़ा गया है। इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही आर्थिक सहायता देकर खुद के पैरों पर खड़ा किया जा रहा है। जीविका दीदी पूरे देश में नजीर बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है। दरअसल ये एक स्वयं सहायता समूहों का बड़ा नेटवर्क है और इसका जो क्रियान्वयन है वो बिहार के ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसाइटी के तहत किया जा रहा है। ये बिहार के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती है। जीविका के माध्यम से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनके खाते खुलवाए जाते हैं और इस समूह की हर महिला से हर महीने एक तय रकम खाते में जमा कराई जाती है, जो बहुत छोटी सी रकम होती है, लेकिन आगे चलकर ये बड़ा सहारा बन सकती है। आखिर कैसे जीविका जो योजना है वो काम कर रही है और इस तरह की योजनाओं के जरिए महिलाओं के जीवन में कैसे बड़ा परिवर्तन आ रहा है, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेरे साथ शैलेश कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि सचिव हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में। शैलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मेरे साथ राहुल कुमार इस समय जुड़े हुए हैं, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यानी CEO हैं बिहार ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ वो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी राहुल जी, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा जो जीविका योजना है उसकी एक लाभार्थी रिंकू देवी से भी हम बात करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रिंकू देवी जी, आपका स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपसे हम आगे आपके अनुभव जानेंगे, क्या रहे हैं, आपसे करेंगे बातचीत। जो ये योजना है इसके तहत सरकार समूह को रोजगार के लिए मदद करती है। 30,000 से 1.5 लाख तक लोन दिया जाता है। अस्पताल और आवासीय विद्यालय के लिए भोजन बनाने के साथ साथ किसानों से फसल की खरीदारी से लेकर मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन को भी बढ़ावा दिया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो जीविका नाम के अनुरूप ही गरीब परिवारों को जीविका चलाने में काफी मददगार ये योजना साबित हो रही है। रोटियां हर घर में बनती रही हैं और अक्सर इन रोटियों को बनाने की जिम्मेदारी होती है घर की महिलाओं पर। ये रोटियां रोजी रोटी कमाने के काम भी आ सकती हैं। जीविका को ये विश्वास था कि यदि इन महिलाओं की पाक कला का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाए तो उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। इसी विश्वास पर बनी जीविका दीदी की रसोई। सरकारी संस्थानों के कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन की शुद्धता और गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु लंबे समय से कई प्रयास किए जाते रहे हैं और इसी क्रम में जीविका को इस क्षेत्र में एक व्यावसायिक अवसर दिखाई दिया। राज्य के स्वास्थ्य समिति के साथ गहन विचार विमर्श के उपरांत जीविका ने एक ऐसे रसोई की परिकल्पना पेश की जिसका संचालन पूर्ण रूप से महिलाएं करें। भोजन बनाने और परोसने से लेकर पूरे संस्थान का प्रबंधन महिलाओं द्वारा ही किया जाए। जीविका की इस परिकल्पना को मूर्त रूप देने एवं एक प्रयोग के रूप में वर्ष 2018 में वैशाली जिले के सदर अस्पताल में राज्य का सबसे पहला जीविका दीदी की रसोई का संचालन शुरू किया गया।
वर्ष 2019 में आए वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भी जिले के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों में रखे गए संभावित मरीजों को दीदी की रसोई से भोजन उपलब्ध करवाया गया, जिसने माननीय मुख्यमंत्री को प्रभावित किया और उनकी पहल से राज्य के सभी सदर और अनुमंडलीय अस्पतालों तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में जीविका दीदी की रसोई खोलने का मंत्रिमंडलीय निर्णय लिया गया। जीविका दीदी की रसोई की परिकल्पना ने अब एक वृहद रूप लेना शुरू किया। राज्य स्तर पर जीविका और स्वास्थ्य विभाग के बीच अनुबंध किया गया। दीदी की रसोई हेतु योग्य दीदियों को चयनित करने की प्रक्रिया शुरू हुई और उन्हें खान पान के प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण एवं कैंटीन प्रबंधन की बारीकियों से अवगत करवाया गया। आज ये दीदियां कैंटीन की शेयर धारक हैं। जीविका दीदी की रसोई उनकी खुद की कंपनी है। आज उनका ये फर्म निबंधित है। फर्म का बैंक अकाउंट है, इंश्योरेंस है और जीएसटी नंबर भी है। जीविका दीदी की रसोई की मांग एसबीआई, आरबीआई, निबंधन कार्यालय एवं सरकारी विद्यालयों से भी होने लगी। जब से हम लोग दीदी की रसोई में गए, हमारी एक अलग सी पहचान बन गई और आर्थिक समस्या इतना बदलाव आया कि अब हमारे घर की भी स्थिति कुछ बदल गया, हमारी भी स्थिति बदली और हमारे देखते हुए हमारी समाज की महिला भी बहुत बदल चुकी है। जीविका की इस पहल की सफलता रिंकू देवी जैसी अनेकों ग्रामीण महिलाओं के सेवा भाव की संतुष्टि के संग उनके स्वावलंबन की भावना को भी संतुष्ट कर रही है। वर्तमान समय में कुल 102 जीविका दीदी की रसोई का सफल संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है, जहां अस्पतालों में मौजूद मरीजों, उनके आगंतुकों, चिकित्सा संस्थान से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों, विद्यार्थियों एवं सरकारी कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। दीदी लोग सुबह में नाश्ता देती है और खाना समय पर देती है और खाना घर जैसा टेस्टी भी रहता है, बहुत अच्छा रहता है खाना और दीदी लोग साफ सफाई सब अच्छा से करते हैं। रसोई में आकर भोजन ग्रहण करने वाले आगंतुक इस रसोई में मिलने वाले भोजन और उसकी गुणवत्ता की सराहना करते नहीं थकते हैं। जीविका दीदी की रसोई ने जहां एक ओर शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाकर अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, वहीं दूसरी ओर गरीब ग्रामीण महिलाओं को एक सम्मान भरे माहौल में रोजगार सृजन का भी अवसर प्रदान किया है। आज दीदी की रसोई से जुड़ी हजारों जीविका दीदियों ने अपना जीवन संवारा है और समाज में सिर्फ रोटियां बनाने वाली नहीं, अपितु रोटियां कमाने वाली के रूप में अपनी एक अविस्मरणीय पहचान बनाई है। तो हम समझेंगे इस योजना के बारे में और साथ ही ऐसी जो तमाम योजनाएं हैं जिनके ज़रिए प्रयास किया जा रहा है कि जो गांव वालों का जीवन स्तर है उसे सुधारा जाए, उन्हें स्वावलंबन की ओर ले जाया जाए, खासकर महिलाओं पर जो फोकस किया जा रहा है, उन्हें मजबूत बनाने की दिशा में जो काम किया जा रहा है, इस पर आज हम आगे चर्चा करेंगे। शैलेश जी, थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पहले मैं आपसे समझूंगी। जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर हम बात करें तो गरीबों के जीवन में सुधार करने के लिए ये एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। थोड़ा सा इस योजना के बारे में बताइए और जब हम इस योजना की बात करते हैं तो क्या हाइलाइट्स रहे हैं, कितनी सफल रही है योजना अब तक? यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि जीविका वस्तुतः आजीविका भारत सरकार की जो योजना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसी का एक अंग है और यह एक अद्भुत कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो पूरे देश की महिलाएं हैं उनके समूह बनाकर, स्वयं सहायता समूह बनाकर और उनको वित्तीय सहायता देकर और उनमें वित्तीय कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा करके उनमें उनकी आजीविका विकसित की जाती है। और न सिर्फ इतना बल्कि आजीविका के साथ साथ इसमें सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास की भी बात होती है। कई तरह की जो कुरीतियां हैं
उनको दूर करने की बात होती है। बिल्कुल। राहुल जी, मैं थोड़ा सा चाहूँगी, जब हम जीविका की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और बारीकियां अगर आप समझाएं, क्या है ये, कैसे काम होता है? जैसा आपने अपने शुरुआती संबोधन में बताया था, जीविका की शुरुआत राज्य सरकार ने 2007 में वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर की थी और उसमें स्वयं सहायता समूहों का गठन, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसको उसमें जोड़ने का काम, और स्वयं सहायता समूह को फिर ऊपर फेडरेटिंग करके विलेज ऑर्गेनाइजेशन और क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाया जाता है। 2011 में जब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत हुई तो जीविका के कारण बिहार पहले से एक अच्छी स्थिति में था ताकि इस मिशन का अधिक से अधिक हम लाभ ले पाएँ। अभी बिहार में जीविका के अंतर्गत 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ है और 1,30,00,000 ग्रामीण परिवार इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इन परिवारों के द्वारा तमाम तरह की जीविकोपार्जन गतिविधियां की जाती हैं। वित्तीय समावेशन यानी जो फॉर्मल एक फ्रेमवर्क है लोन लेने का, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जितने हैं उन तक इनकी पहुंच और इनका सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण, इस पे फोकस रहा है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जीविका आज बिहार के लगभग सभी 40,000 गाँव में, सभी 534 ब्लॉक में न केवल उपस्थित है, प्रेजेंट है, बल्कि काफ़ी सशक्त तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट है। बिल्कुल। शैलेश जी, अगर स्वावलंबन की हम बात कर रहे हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, रास्ता कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से होकर ही गुजरेगा, और ख़ासकर जब हम एक तरह से उन महिलाओं की बात करें जिनकी स्वास्थ्य तक पहुंच उतनी आसान नहीं है, सुगम नहीं है, वो हैं ग्रामीण महिलाएं। उनकी सेहत में सुधार के लिए इस तरह की योजनाएं कैसे मदद कर रही हैं? पहले मैं इसके पहले कि स्वास्थ्य पर चर्चा करूं, मैं आपको कुछ संख्याएं बताना चाहूँगा जिससे आपको इस योजना के परिमाण का, इसके मैग्नीट्यूड का आभास होगा। जी। अब तक पूरे देश में 9.6 करोड़ से अधिक समूह जो महिलाएं हैं वो समूहों से जुड़ चुकी हैं। समूह हमारे लगभग 87 लाख बन चुके हैं। अच्छा। और इस वर्ष के अंत तक ये जो महिलाओं की संख्या है, जो इसकी सदस्याओं की संख्या है, वह 10 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं हर एक परिवार से एक महिला होती है इसमें, अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के 10 करोड़ परिवारों को हम इस कार्यक्रम के ज़रिए उन तक पहुंचते हैं। 10 करोड़ परिवार मतलब लगभग 40 करोड़ 50 करोड़ की जनसंख्या। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त इसमें अभी हम देखें तो इन महिलाओं को ये जो सहायता समूह हैं, इनके जो हैं, इनको हम लोग कैपिटलाइजेशन सपोर्ट के रूप में धनराशि उपलब्ध कराते हैं। 34,000 करोड़ की धनराशि अब तक दी जा चुकी है। और इसके आधार पर ये जो कार्य करती हैं, कार्य के आधार पर जो इनको बैंकों से ऋण मिले हैं, अब तक लगभग 7 लाख करोड़ के ऋण मिल चुके हैं। ठीक। और इनका जो एनपीए है वो 2% से भी कम है, जो कि एक बहुत ही अनुकरणीय है एक तरह से मैं कहूँगा। तो ये संख्याएं अपने आप में बताती हैं कि इस योजना का जो परिमाण है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये किस स्तर का है। आपने स्वास्थ्य की बात की। स्वास्थ्य इसका एक FNHW, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ और वॉश, ये 4 इसके इस जो कार्यक्रम है इसके बहुत ही प्रमुख अवयव हैं। इनमें जैसे फूड पे, खाद्य पे ध्यान दिया जाता है, पोषण पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है। जो स्वास्थ्य के संबंध में जो इंटरवेंशंस हैं उनमें जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कोलोस्ट्रम फीडिंग, प्रीनेटल और एंटीनेटल केयर, इस सब पे विशेष ध्यान दिया जाता है। जो मासिक धर्म से संबंधित हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि आज के दिन हमारी कई सारी दीदियां हैं जो इन सहायता समूहों की, स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं हैं, वे सैनिटरी नैपकिन भी बना रही हैं। और उसका काफ़ी विस्तृत उपयोग होता है। तो ये सब कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग स्वास्थ्य इंटरवेंशन के रूप में करते हैं। सैनिटरी टॉयलेट्स है, हैंड वॉशिंग प्रैक्टिसेस है, जो कूड़े का जो प्रबंधन है वो घर पे कैसे किया जाए, और
सैनिटेशन से संबंधित अन्य सारे कार्य किस प्रकार से घर में किए जाएं, इन सब की बातें इसमें होती हैं। ठीक है। राहुल जी, अगर हम जो जीविका के तहत दीदी की रसोई है, हम उसके बारे में पर्टिकुलरली बात करें, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया और कैसे ये मॉडल काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बताना चाहूँगा कि जो जीविका दीदी की रसोई है, इसमें शुरुआत इसकी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हुई थी। ठीक है। और दोनों ही विभागों के लिए, यानी ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जो हम लोग जीविका की जो पहल है और स्वास्थ्य विभाग, दोनों के लिए ही एक तरह से पुश फैक्टर और पुल फैक्टर था। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जैसे जब हम इतने बड़ी महिलाओं का जब नेटवर्क की हम बात करते हैं, तो एक समय के बाद जब हम उनका वित्तीय समावेशन हमने करा दिया, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनकी क्षमता वृद्धि हो गई, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक सवाल आता है वो उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ के बारे में आता है। तो इतना मजबूत जो फ्रेमवर्क है उसका कैसे हम अधिक से अधिक इनकम इन्हांसमेंट में यूज कर सकें। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, तो जो आईपीडी में जो पेशेंट होते हैं उनको गुणवत्तापूर्ण भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि आउटसोर्स करके जब हम टेंडर के माध्यम से या प्राइवेट प्लेयर्स को जब लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड उनका फोकस होता है, और इसके कारण जो भोजन मरीजों को जो मिलना चाहिए उसकी गुणवत्ता वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती है। तो ये ज़रूरत जो है ये दोनों ही तरफ महसूस की गई, और 2018 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले वैशाली जिले के सदर हॉस्पिटल में जीविका दीदी की रसोई की शुरुआत की गई। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही बुनियादी जो प्रशिक्षण जो होता है वो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से हम लोगों ने अपने जीविका दीदियों का प्रशिक्षण करवाया, और उसको पहले एक ज़िले से हम लोगों ने बढ़ाकर 6 ज़िले तक हम ले गए। और जब हमारी अपनी कैपेसिटी ऐसी हो गई कि हमने इसको बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिविजनल हॉस्पिटल में, और अब मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भी इसको लेकर जा रहे हैं। इसका इम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वैशाली के जिस सदर हॉस्पिटल में 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी, वहाँ पे जो मासिक जो इनटेक था, आईपीडी पेशेंट का जो नंबर था 2018 में औसत 780 प्रति माह का था। आज की तिथि में वो संख्या बढ़कर 2300 के आसपास हो गई है। ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो ट्रीटमेंट का पूरा जो एक मैकेनिज्म है उसमें भी जो सुधार किए गए हैं उसका परिणाम हो सकता है, लेकिन रोगियों को जो गुणवत्तापूर्ण भोजन और हाइजीन के इंडिकेटर को मेंटेन करते हुए जो भोजन दिया जाता है उसका भी निश्चित रूप से एक बड़ा योगदान है। बिल्कुल। मैं और दूसरे पहलू की तरफ भी आऊँगी शैलेश जी। और जब हम, जैसे मैंने कहा, सुदृढ़ होने की बात कर रहे हैं, सुधार को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें जो सामाजिक और राजनीतिक दायरा है महिलाओं का, उस स्कोप को बढ़ाना, उस दायरे को बढ़ाना भी अपने आप में काफ़ी अहम होता है, मायने रखता है। जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, कैसे सोशल और पॉलिटिकल स्पेस में महिलाओं को एक तरह से एम्पावर कर रहा है, मजबूत कर रहा है? देखिए, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण में सामाजिक सशक्तिकरण भी आता है, राजनीतिक सशक्तिकरण भी उसमें निहित है। ये आप अवगत हैं कि ये महिलाएं निर्धन महिलाएं हैं, समाज के जो निर्धन तबके हैं उनसे आती हैं। तो इन महिलाओं को जो कार्य कराए जाते हैं, इनमें जो इनके समूह बनते हैं, उन समूह का फेडरेशन होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस होते हैं, उन सब में इनको कार्य करने का जो मौका मिलता है, यही उसका प्रबंधन करती हैं इन सभी स्तरों पर। इससे इनके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार होता है। और यही नहीं, जो कार्य ये करती हैं, जो समाज में, उसके चलते इनकी पहुंच बढ़ती है। तो ये जो इनकी जो संस्थाएं हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड इनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जो पंचायती राज के चुनाव वगैरह होते हैं, उन चुनावों में हमारी इन दीदियों ने, इन महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। उसमें कई महिलाएं विभिन्न स्तरों पर चुनी गई हैं, जिला परिषद अध्यक्ष तक के स्तर तक। और जैसा कि मैंने कहा कि इनको जो नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर विकसित होती है, आप इनसे बात करेंगी तो आपको दिखेगा कि जो आत्मविश्वास इनके अंदर जो उत्पन्न हुआ है इन समूहों के साथ जुड़कर, वो बिल्कुल ही अद्भुत है। और इनसे संबंधित जो विभिन्न
पहलू होते हैं, जो विभिन्न मुद्दे होते हैं, उनके बारे में एडवोकेसी, अवेयरनेस, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो कानूनी पहलू हैं, जी उनका अवेयरनेस इनके अंदर बढ़ता है। तो कुल मिला के ये सब सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण की ओर इनको ले जाता है। ठीक है, तो आइए हम एक महिला से बात कर लेते हैं। रिंकू देवी जी हमारे साथ लाभार्थी जुड़ी हुई हैं। रिंकू जी, थोड़ा सा आप हम चाहेंगे पहले अपने बारे में बताइए, और आप ये बताइए, आप जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं, कब जीविका दीदी के साथ आपका जुड़ाव हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी? मैं रिंकू देवी, जी दौलतपुर देवरिया पंचायत, सैदपुर रजौली गांव, हाजीपुर जिला वैशाली की रहने वाली हूँ। मैं 2015 में जीविका से जुड़ी, और समूह में जुड़ी भी, और जीविका मित्र पर काम भी की। 160 महिला को जोड़कर समूह में उन्हें 10 रुपया बचत भी कराया, बैंक में खाता भी खुलवाया, लेन देन भी उनको कराया। जो महिला साइन करना नहीं जानती थी, उन्हें हम लोग ने हस्ताक्षर करना सिखाया। बैंक में किस तरह पैसा जमा किया जाता है, वो उन लोगों को सिखाया गया। पैसा किस तरह लेनी देनी करती है, वो हम लोगों ने उन्हें बताया। अपना 10 रुपया बचत करके उन्हें, जो गरीबी थी, जो बड़े-बड़े लोग से पैसा लेकर जो ब्याज में वो लोग सबसे पीछे भाग जाते थे, उनसे जीविका से जुड़ के हम लोगों ने 1% पे रुपया दिलवाया बैंक से, और उनको हर कर्ज से मुक्त कराया, ठीक और है। समूह में कम परसेंट पर लाकर उनको बहुत से अच्छे विकसित विकास पर लेके आए। यानी आप मान छोटी-छोटी रहे हैं कामों कि में अब महिलाएं मजबूत हो रही हैं, आपकी बातों से भी पता लग रहा है। आपको लग रहा है कि आत्मनिर्भर हो रही है, मजबूत हो रही है, और इससे काफी बड़ा जी। बदलाव आ रहा है आपके आसपास भी? जी मैम, कि हर महिला अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। अपना फैसला जो दूसरे पर निर्भरधारित रहती थी, वो अपना फैसला भी कुछ ले सकती है। अब ये उनको ये नहीं लगता है कि हम ये राय किसी से पूछेंगे तो हम ये काम करेंगे। ठीक वो है, अपना फैसला खुद लेने के लिए शक्ति नारी बन चुकी है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आगे आपके भविष्य के लिए भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। राहुल जी, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप बताएं, जब कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई नया आइडिया होता है, उसमें इनोवेशन क्या है, इसकी भी काफ़ी बड़ी अहमियत होती है। तो क्या इनोवेशन थे जो इसमें एक तरह से लाए गए, और इम्पैक्ट के बारे में भी अगर आप हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, जैसे दीदी की रसोई की जब शुरुआत की गई थी, तो मैंने बताया जैसे कि स्वास्थ्य विभाग के साथ हमारी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अन्य विभाग भी, जैसे जो स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, वहाँ से भी इसकी डिमांड आनी शुरू हुई। जो बैंक्स हैं, स्टेट बैंक है, रिजर्व बैंक है, उनके जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ से भी डिमांड आनी शुरू हुई। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनोवेशन के रूप में हर एक चीज़ का SOP बनाया, यानी बेसिक जो फ्लोर प्लानिंग है, वहाँ से लेके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा, डेली ऑपरेशंस कैसे होंगे, वहाँ से लेके हम लोगों ने उसका ISO सर्टिफिकेशन कैसे होगा, यहाँ तक का हर जो SOP है वो हम लोगों ने तैयार किया, ताकि जब हम स्केल अप कर सके, जब हम ये संख्या, दीदी की रसोई आज 113 हो चुकी है, तो जब हम इतनी बड़ी संख्या में ऑपरेट करते हैं तो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने SOP का निर्धारण किया। दूसरा, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हम लोगों ने सेंट्रल प्रोसेस मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, CPMS के थ्रू। हम अपने हर एक दीदी की रसोई यूनिट का प्रतिदिन रियल टाइम में हम ये देख पाते हैं कि कितने थाली इन्होंने सर्व की है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग CPMS के थ्रू देख पाते हैं। तीसरा, अगर हम इनोवेशन कह सकें, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास पहले से हैं, जैसे NRLM का जो हमारे पास सपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक का जो सपोर्ट है, उसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, जैसे निबंधन विभाग है, उनके जो कार्यालय हैं जहाँ पे कैंटीन की आवश्यकता है, उनके साथ MOU करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है उसको लेकर हम अपनी जीविका दीदियों के लिए, जीविका दीदियों के पक्ष में उनका कैसे इस्तेमाल कर सकें, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया। तो इन इनोवेशंस के बदौलत आज की तिथि में लगभग 1,500 से अधिक जो जीविका दीदियाँ हैं इनसे जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अभी तक मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तक 58 करोड़ रुपये से ज़्यादा का व्यवसाय दीदी की रसोई के माध्यम से किया है। ठीक है शैलेश जी, जब हम बात करते हैं इसकी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया इसका, और 15 अगस्त को हमने देखा दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन किया, इसकी कामयाबी का एक तरह से उन्होंने जिक्र किया, और कहा कि गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाना मेरा सपना है, और इसके लिए जाहिर तौर पर स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जाना होगा। और उन्होंने कहा कि आप किसी गांव में जाते हैं, बैंक वाली दीदी मिल जाती है, आंगनबाड़ी वाली दीदी मिल जाती है, दवाई वाली दीदी मिल जाती है, अब लखपति दीदी बनानी है, तो इसके लिए कैसे काम हो रहा है?
जो स्वयं सहायता समूह हैं और उनके जो फेडरेशन हैं, उन लोगों ने इन दीदियों के आर्थिक सशक्तिकरण में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। अब जैसे भी हाल में हम लोगों ने एक सर्वे कराया था जो कि सेल्फ रिपोर्टिंग पर आधारित था। उस सर्वे में 2022-23 में 1.45 करोड़ महिलाएं जो कि इन समूहों की सदस्याएं हैं वो लखपति पाई गईं। उनकी आय 1 लाख से अधिक पाई गई। लगभग 2.45 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आय 60,000 से लेके 1 लाख तक है। तो अब हम इन पर फोकस करेंगे और जो हमारे जो इंटरवेंशन हैं उनमें हम अधिक बल लाएंगे, डीपनिंग, स्ट्रेंथनिंग, और उनको और बढ़ाएंगे, उनको विस्तृत करेंगे। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है जिसमें कि गाँव में विलेज प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्लानिंग होता है, VPRP उसको बोलते हैं। तो उसके ज़रिए हम हर एक जो SHG जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित जो परिवार है, जो हाउस होल्ड है, उसकी क्या आवश्यकता है उसका आकलन करेंगे और हम इस बात के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे कि वे 2-3 आजीविका के साधन एक साथ लें, जो कि या तो फार्म या नॉन फार्म कृषि या कृषि से इतर किसी चीज़ पर आधारित हों, और उन्हें जो वैल्यू चेन की जो चीज़ें हैं उनके साथ जोड़ेंगे। और इसमें जो इनको जो भी परिसंपत्ति चाहिए, जो एसेट चाहिए, जो इनको कुशलता चाहिए, जो कौशल चाहिए, वित्त की सहायता और जो विपणन का जो लिंकेज है, जो मार्केटिंग लिंकेज है, उस सब को पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ इसमें एक कन्वर्जेंस की भी बात है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच हम लोग इसमें लाने का काम कर रहे हैं, जिसमें कि अन्य जो हमारे मंत्रालय, सहयोगी मंत्रालय हैं, अन्य विभाग हैं, उनको भी साथ ला रहे हैं, और जो सिविल सोसाइटी की संस्थाएं हैं उन्हें भी, हाँ, जो यानी इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच इसके लिए भी अपनाया जा रहा है। और जाहिर तौर पर ये कामयाबी के लिए एक मैं कहूँ कि इस तरह का मॉडल और ज़्यादा कामयाबी, जल्द कामयाबी की दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। समय इसी के साथ यहीं पूरा हो गया है। शैलेश कुमार जी आपका, राहुल कुमार जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जो जीविका जैसी योजनाएं हैं उनकी सफलता पूरे देश के लिए एक नज़ीर है, मिसाल है। खास पेशकश में फिलहाल इसी के साथ इतना ही। आगे की सीरीज़ में हम चर्चा को जारी रखेंगे, जानेंगे कि जो इस तरह के अनुभव हैं और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स हैं उनका लाभ बाकी राज्य और ज़िले कैसे ले सकते हैं। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।